Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, अमेरिका और इजराइल का रिश्ता। जी, और खास तौर पर ईरान के साथ जो तनाव आजकल चल रहा है उसके संदर्भ में। बिल्कुल, ये रिश्ता हमेशा से काफी चर्चा में रहता है। हाँ, और आज हम जिस लेख को देख रहे हैं वो इसी रिश्ते की क्या कहते हैं परतों को खोलता है। इसके पीछे की सोच, कानूनी पहलू और वफादारी पर जो सवाल उठते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि अमेरिका जो इजराइल को इतनी जबरदस्त मदद देता है, फौजी साजो सामान, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, सब कुछ, क्या वो ठीक है? या फिर जैसा कुछ आलोचक कहते हैं कि अमेरिका कहीं सिर्फ इजराइल के हितों के लिए काम कर रहा है, भले ही दुनिया के बाकी देशों के हित नजरअंदाज हो जाएं। तो चलिए आज इसी उलझी हुई भू राजनीति को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, तथ्यों और तर्कों के साथ। जरूर। शुरुआत शायद इतिहास से करनी चाहिए। हाँ, ईरान और अमेरिका के बीच तो वो 1979 की क्रांति के बाद से ही ठनी हुई है ना? बिल्कुल। और दूसरी तरफ इजराइल है, जिसके लिए ईरान एक बहुत बड़ा खतरा है। क्यों? ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक वजह है। हाँ, वो तो है ही। साथ ही ईरान का हिजबुल्ला और हमास जैसे समूहों को समर्थन देना, इजराइल इसे अपने वजूद के लिए खतरा मानता है। और इसी माहौल में अमेरिका का रोल आता है? जी, और ये रोल कई तरीकों से दिखता है। जैसे? वो सालाना सैन्य मदद। हाँ, वो तो है ही। करीब $3.8 बिलियन हर साल। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं। और क्या है? उस इलाके में अमेरिकी फौज की मौजूदगी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल के खिलाफ आने वाले प्रस्तावों को बार बार रोकना, वीटो करना। हाँ, ये वीटो वाली बात तो अक्सर खबरों में रहती है। सही। तो ये समर्थन काफी मजबूत और बहुआयामी है। लेकिन क्या ये सब अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में आता है? ये सवाल भी तो है। देखिए, दो देशों का आपस में संधि करना या एक दूसरे को सैन्य मदद देना वो अपने आप में गैर कानूनी नहीं है। ठीक है। लेकिन पेच तब फंसता है जब संयुक्त राष्ट्र का चार्टर सामने आता है, खासकर उसका आर्टिकल 24। वो क्या कहता है? वो कहता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनैतिक स्वतंत्रता के खिलाफ न तो बल का प्रयोग करेगा, न ही उसकी धमकी देगा। तो मुश्किल तब आती है जब अमेरिकी मदद से ऐसे काम होते हैं जिन पर सवाल उठ सकते हैं। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए ईरानी धरती पर कोई प्रीएम्प्टिव हमला हो, यानी पहले से ही हमला कर देना। या फिर ऐसी कोई नाकाबंदी या प्रतिबंध जिसे संयुक्त राष्ट्र ने मंजूरी ना दी हो। हाँ, या फिर गोलान हाइट्स जैसे विवादित इलाके को एक तरफा मान्यता देना, जैसा 2019 में हुआ था। तो आलोचक कहते हैं कि अमेरिका अपने साथी के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रख देता है। जी, यही आलोचना है कि इससे पूरा वैश्विक कानूनी ढांचा कमजोर होता है। अच्छा, तो इसी से वो वाली बहस भी जुड़ जाती है कि क्या अमेरिका असल में इजरायली कठपुतली है? हाँ, ये बात भी उठती है। वॉशिंगटन में इजराइल लॉबी का जिक्र होता है, AIPAC वगैरह, उनका कितना असर है? देखिए, कठपुतली कहना शायद थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोलना हो, लेकिन ये इनकार नहीं किया जा सकता कि रिश्ता बहुत गहरा है, सहजीवी है, एक दूसरे पर निर्भर। उदाहरण के तौर पर? जैसे 2003 का इराक युद्ध। कई मानते हैं कि इससे अप्रत्यक्ष रूप से इस्राइल को फायदा हुआ। या फिर हाल ही में ट्रंप प्रशासन का ईरान परमाणु समझौते यानी JCPOA से हटना। हाँ, उसका तो इस्राइल ने खुलकर स्वागत किया था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये भी तो देखना होगा कि अमेरिका के अपने भी तो हित हैं इस इलाके में। ये सिर्फ इस्राइल के लिए तो नहीं हो रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरफा मामला नहीं है। अमेरिका के अपने बड़े रणनीतिक हित हैं। जैसे? मध्य पूर्व में एक मजबूत भरोसेमंद साथी बनाए रखना, और समुद्री रास्ते शिपिंग लेन्स सुरक्षित रखना, ईरान को काबू में रखना, और हाँ, उस इलाके में रूस और चीन के बढ़ते असर का मुकाबला करना भी। तो ये अमेरिका के अपने राष्ट्रीय हित हैं। जी हाँ। तो ये सिर्फ इजराइल की बात नहीं है, अमेरिका के अपने हित भी गहरे जुड़े हुए हैं। तो फिर ये एक तरह की नैतिक और रणनीतिक दुविधा बन जाती है ना? हाँ, बिल्कुल।
एक तरफ अमेरिकी समर्थन से कुछ ऐसी कार्रवाइयां मुमकिन होती हैं जिन्हें कई लोग दमनकारी या जरूरत से ज्यादा मानते हैं। जैसे गाजा में आम नागरिकों की मौतें या वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों का लगातार बढ़ना। सही। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की अपनी कार्रवाइयां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे प्रॉक्सी मिलिशिया का समर्थन। हाँ, और अपने ही देश में असंतोष को दबाना, क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देना, ये सब भी है। तो अमेरिका एक तरह से मतलब दो पार्टों के बीच फंसा हुआ है, कह सकते हैं। और अक्सर ऐसा लगता है कि रणनीतिक स्थिरता को कानूनी या नैतिक बातों पर तरजीह दी जाती है। तो कुल मिलाकर ये जो अमेरिका का इजराइल को समर्थन है, ये कोई सीधी साधी अंधी वफादारी नहीं है। नहीं, ये बहुत जटिल जाल है। इसमें रणनीतिक साझेदारी है, क्षेत्रीय डर है, पुरानी शिकायतें हैं और हाँ, अमेरिका की घरेलू राजनीति का दबाव भी शामिल है। और कानूनी नजर से देखें तो कानूनी तौर पर ये मामला एक ग्रे एरिया में है। पूरी तरह से गैर कानूनी शायद न हो, पर बहुत ज्यादा विवादास्पद जरूर है। तो आखिरी विश्लेषण क्या निकलता है? क्या अमेरिका इजराइल की कठपुतली है? शायद कठपुतली सही शब्द न हो, पर हाँ, अमेरिका अक्सर एक बेहद मददगार साथी के तौर पर काम करता है और कभी-कभी इसकी कीमत वैश्विक सहमति या अंतर्राष्ट्रीय कानून को चुकानी पड़ती है। यही लगता है। जी। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। दुनिया का एक प्रमुख नेता होने के नाते अमेरिका को यह सोचना होगा कि क्या एक सहयोगी के प्रति निष्ठा इतनी अहम हो सकती है कि बाकी दुनिया से अलग थलग पड़ने या दूसरों के साथ युद्ध का जोखिम उठाने को सही ठहराया जा सके? बिल्कुल। मध्य पूर्व में अपने राष्ट्रीय हितों और वैश्विक जिम्मेदारी के बीच संतुलन साधना शायद यही अमेरिका की सबसे बड़ी परीक्षा बनी हुई है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा